अब हो रही स्क्रीन शेयर? यस सर, हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन कर रहे थे फाइंड वेदर द सेट ऑफ वेक्टर्स, तीन वेक्टर्स हैं, इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इनको तीनों को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, उसके बाद इनका डिटर्मिनेंट की तरफ हम गए। ये एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो 3x3 मैट्रिक्स का हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाला, फर्स्ट आइडेंटिटी लिखी और फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया। जो बाकी हमारे पास बचा उसका डिटर्मिनेंट ले लिया। बाकी का बचा हमारे पास 1, -4, 5 और 7। इसका डिटर्मिनेंट लें तो हमारे पास क्या आएगा, 7 × 1 = 7, 5 और 4 को मल्टीप्लाई किया 20, और यहाँ नेगेटिव और बीच का नेगेटिव का साइन हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव। सेकेंड आइडेंटिटी नेगेटिव के साथ सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म की, क्या बचा हमारे पास, 2, -4, 1 और 7 कर लिया डिटर्मिनेंट। 7 × 2 = 14 और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 × 1 = 4। थर्ड आइडेंटिटी ली 3 और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म की, 2, 1, 1, 5, 2, 1, 1, 5 बच गया। इनको लिया क्रॉस प्रोडक्ट, 5 × 2 = 10 और 1 × 1 = 1। अब इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या बचा, आंसर 0 ही आया ये। ठीक है, इसका क्या मतलब है, हमारे पास डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया, तो देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट। सर ये एक क्वेश्चन है कि ये आपने जो लिखा है ये V1 V2 इन्हें कॉलम में लिखा है, तो क्या हम इन्हें रो में भी लिख सकते हैं? नहीं, वेक्टर्स को आपने तीन वेक्टर्स या चार भी हो सकते हैं गिवन, आपने उनको कॉलम की फॉर्म में ही लिखना है। वेक्टर्स का भी टॉपिक आएगा नेक्स्ट वीक में शायद आए, तब आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा वो। वेक्टर्स को आपने पहले ही बात मैट्रिक्स की। वेक्टर सर अगर किसी में 2 हो किसी में 3 हो तो इस तरह में हो सकता है, हाँ, जैसे इसमें 1 1 to 1 है, अगर किसी में 1 हो एक ही हो तो फिर नहीं, एक वेक्टर नहीं होगा आपके पास, कम से कम भी दो वेक्टर्स आपको गिवन होंगे, तभी आपके पास 2 × 2 का मैट्रिक्स बनेगा। समझ आई बात की? ठीक है सर। तो डिटर्मिनेंट हमारा 0 आया, इसका क्या मतलब है, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। और मैंने जो बात की थी स्टार्ट में कि दो तरीके हैं हमने चेक करने के, लीनियर इंडिपेंडेंस चेक करने के और रैंक निकालने के, दो तरीके हैं। एक तो तरीका मैंने बताया ये डिटर्मिनेंट के थ्रू, दूसरा है हमारा थ्रू रो एचेलॉन फॉर्म। अब रो एचेलॉन फॉर्म होती क्या है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को, पहले भी आप लोगों ने ये पढ़ी होगी शायद। फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाय रिड्यूसिंग टू रो एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, वो हो सकता है आप लोगों को कह दे क्वेश्चन के अंदर कि रैंक निकालो बाय एचेलॉन फॉर्म और थ्रू डिटर्मिनेंट। अगर वो नहीं कहता, अगर वो सिंपली कहता है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, तो आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग एचेलॉन फॉर्म के थ्रू निकालना चाहते हैं या डिटर्मिनेंट के थ्रू निकालना चाहते हैं। एचेलॉन फॉर्म में ये है कि थोड़ा टाइम टेकिंग है ये, डिटर्मिनेंट आपका जो है वो ईजी हो जाता है। लेकिन जब आती है बात 4x4 के मैट्रिक्स की या 3x4 के मैट्रिक्स की, जिस तरह यहाँ पे 3x4 का मैट्रिक्स है, अब इसका डिटर्मिनेंट आप लोग नहीं ले सकते, तो तब आप लोगों को इसके थ्रू ही आना पड़ेगा एचेलॉन फॉर्म के जरिए। अच्छा, एचेलॉन फॉर्म क्या कहती है कि आपने जो भी मैट्रिक्स है उसको आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में लेके आना है। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है, अब आपके जो डायगोनल है, डायगोनल ये है ना आपका, उससे जो नीचे आपके पास नंबर्स हैं उनको आपने जीरो की फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि हमारे पास ये जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो आया, ये तीनों नंबर हमारे पास डायगोनल से जो नीचे हो, वो ये डायगोनल है हमारा, इससे जो नीचे तमाम नंबर्स हो वो जीरो होने चाहिए। और जो सर डायगोनल की इसमें ये एंट्री, 4 कॉलम्स हैं सर, इसमें डायगोनल कौन कौन से हैं फिर? मैं बताता हूँ आप लोगों को, 5 डायगोनल है या नहीं? मैं बताता हूँ, वेट। और डायगोनल की जो एंट्रीज होनी चाहिए वो हमारे पास जो होनी चाहिए वो स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। अब यहाँ पे हमारे पास डायगोनल क्या होता है, ये एक डायगोनल है हमारा, ठीक है, ये 1, 4 और 6। ठीक है, और पिछले वाले मैट्रिक्स की बात करें, यहाँ पे डायगोनल क्या है हमारा, ये 1, 1 और ये 7, ये एक डायगोनल है हमारा। ठीक है, अब इस डायगोनल की जो एंट्रीज है वो हमारे पास होनी चाहिए 1, ये 1 है, यहाँ पे हमने 1 बनाने की कोशिश करनी है। अगर 1 नहीं आता तो 0 बन जाए तो
ठीक है, लेकिन ये इसको हमने चेंज करना है। अब सबसे पहले देखो इसके अंदर, ये फर्स्ट रो के अंदर देखो, ये तो आइडेंटिटी हमारे पास 1 ऑलरेडी है, तो इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। इसकी बात करते हैं, क्योंकि हमने डायगोनल के नीचे की एंट्रीज को 0 बनाना है। ये हमारे पास 2 है, ठीक है, और ये हमारे पास अभी फिलहाल 1 है। अब इस पे अपने ऑपरेशन कौन सा लगा सकते हैं ताकि ये वाली जो आइडेंटिटी आपकी 0 बन जाए, ठीक है। क्या किया मैंने, R2, जोन सी रो पे आप ऑपरेशन करना चाह रहे हो पहले वो लिखनी है आपने, R2, क्योंकि ये रो 2 है, R2 माइनस, अब मैं इस मैट्रिक्स को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, किसी भी नंबर के साथ डिवाइड कर सकता हूँ। अब मैंने यहाँ क्या किया, फर्स्ट मुझे पता लग रहा था कि अगर मैं इस नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ और इसके साथ माइनस कर दूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0। तो मैंने क्या किया, R2, क्योंकि इस रो पे ऑपरेशन करना है, R2 माइनस 2R1, इस रो को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया और इसके साथ माइनस करा दिया। तो जब इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बनेगी, 2, 2 माइनस 2 क्या बनेगा हमारे पास, 0, ठीक है। फिर सेकंड पे आओ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4, 4 को 4 के साथ माइनस कराया, 0, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, -2, -2 प्लस 3, -2 -2 और माइनस कर रहे हैं, सॉरी हम, तो क्या आया हमारे पास 5, और 2 इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, तो 4 2 जार 8 और 5 माइनस 8 -3। बात समझ आई इस चीज की। R2 में से हमने 2R1 निकाल दिया और हमारे पास जो हम चाह रहे थे चीज कि ये हमारे पास 0 बने, वो हमारे पास 0 बन गई, ठीक है। अब आते हैं हम इससे नीचे, यहाँ पे हमने ये डायगोनल से जो नीचे है उसको हमने 0 बनाना है। ये 2 नंबर्स भी इसमें आते हैं, तो इसको हमें बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो R3 को हमने बनाना है 0। अब ये तो सिंपल नजर आ रहा है कि -1 है और इसको अगर मैं ऐड कर दूं इसके साथ तो ये 0 बन जाएगी इजीली। और लकीली आप लोगों को ये है कि यहाँ पे भी -2 है, तो इसको भी जब ऐड करोगे तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। अगर ये ना बनता तो हमने दोबारा एक ऑपरेशन लगा के इसको भी 0 बनाना था, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लग के ये दोनों नेगेटिव की फॉर्म में और यहाँ दोनों पॉजिटिव की फॉर्म में, तो दोनों को जब ऐड करोगे तो हमारे पास दोनों 0 बन जाएंगे। तो ऑपरेशन कौन सा लगा, इसके ऊपर ऑपरेशन लगा रहे हैं R3 के ऊपर, और ऐड कौन सी रो हो रही है साथ, R1, तो R3 प्लस R1, तो ये दोनों हमारे पास 0 बन गई। इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास -5 और -3 आ गई, ठीक है। उसके बाद R3 माइनस R2, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया, ठीक है। अब रो 3 हमारे पास क्या है, 0 0 -5 -3, ठीक है। अब ये दो हमारे पास आइडेंटिटीज ऐसी रह गई हैं जो अभी हम तक 0 नहीं की। क्यों, क्योंकि हमने एक कोई रो ऐसी बनानी है जो हमारे पास 0 बन जाए, ताकि हमारे पास जो बाकी 2 रोज बचे वो हमारे पास उनमें से कोई नॉन जीरो हो और हम बता सकें कि इस मैट्रिक्स का रैंक कितना है। और मैंने बताया था कि डायगोनल से नीचे वाली एंट्रीज जो हैं वो हमारे पास वैसे ही 0 होनी चाहिए। ये तो हमने 0 कर ली है। दूसरी बात क्या आई है कि जो लास्ट हमारे पास रो है वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। ये एचेलॉन फॉर्म हमारे पास कहती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास -5 और -3 है, इनको हमने 0 बनाने की कोशिश करनी है। अब ये देखो, इससे ऊपर देखो ये 5 है, इससे ऊपर देखो ये -3 है, ठीक है। R3 में से R2 निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो हमारे पास ये देखो दोनों 0 हो जाएंगी, ठीक है। अगर ना भी हो रही होती तो किसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करा के किसी के साथ, तो वो सिंगल है। अगर कोई ऐसी आइडेंटिटी होती यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1 है, इसको मल्टीप्लाई कराते 5 के साथ इस रो को, और फिर इसके साथ ऐड कराते ताकि ये किसी तरह 0 होता। फिर इसी तरह यहाँ पे हम किसी नंबर को किसी के साथ मल्टीप्लाई कराते ताकि ये नंबर 0 होता। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के लिए इजी है कि यहाँ ऑलरेडी 5 है और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है, जिस तरह ऊपर यहाँ पे 1 और 2 ऑलरेडी था। तो यहाँ पे दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट किया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे आपने, तो इजीली ये 0 बन गया और ये भी 0 बन गया, ठीक है।
तो ये सर आपने कहा था ये डायगोनल जो है इनको वन वन बनाना है, अगर वन ना बने जीरो भी बन जाए तो फिर भी ठीक है। तो ये तो एंड वाली ये 5 भी जीरो बन गया और -3 भी जीरो बना दिया आपने। डायगोनल में ये नहीं एंट्री आ रही आपकी, तो फिर ये आपने 5 को भी जीरो बना दिया। हमारी रो एचेलॉन फॉर्म हमें कहती है कि लास्ट हमारी जो है रो वो जीरो होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट रो तो आपने जीरो बना दी। अब डायगोनल में देखो, डायगोनल में अगर कोई और एंट्री होती तो हम उसको तो चेंज करते वन में, लेकिन ये ऑलरेडी वन में है, ये जीरो में है, ये लास्ट रो तो वैसे ही जीरो में है, ठीक है। तो हमारे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, ठीक है सर। ठीक है। अब स्टार्ट में डेफिनेशन क्या, आपको मैंने ये डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन और रिड्यूस फॉर्म, ठीक है। नॉन जीरो रोज, अब इसमें देखो नॉन जीरो रोज कितनी है, दो, क्योंकि इसके अंदर देखो ये तो वैसे ही नॉन जीरो है, इसके अंदर भी देख लो कोई भी एक आइडेंटिटी भी अगर नॉन जीरो आ जाए तो वो रो नॉन जीरो होती है। अब इसमें तो वैसे भी दो जो आइडेंटिटीज हमारी वो नॉन जीरो है, तो ये हमारी रो नॉन जीरो है। तो कितनी रोज हमारे पास हुई, दो, तो रैंक कितना आया, 2, ठीक है। बात सिंपल है, डिटर्मिनेंट में भी बात सिंपल है, इसमें भी बात सिंपल है, लेकिन डिटर्मिनेंट हमारा तब इजी है जब हमारे पास मैट्रिक्स 2x2 का हो या 3x3 का हो। निकालने में, डिटर्मिनेंट निकालने में बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इफ द रैंक इज वन लेस और मोर देन वन लेस देन द वेक्टर्स। अब यहाँ पे वेक्टर्स कितने हैं, बताया था ना मैंने, एक कॉलम की फॉर्म में वेक्टर्स को लिखना है। वेक्टर्स कितने, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो अगर वो कह रहा है कि इफ द रैंक इज वन लेस, अगर एक लेस हो या एक से भी ज्यादा लेस हो, इफ वन लेस और मोर देन वन लेस देन द वेक्टर्स, अगर वेक्टर्स से हमारा रैंक एक लेस हो या एक से ज्यादा लेस हो, देन इट इज लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है ना। एचेलॉन फॉर्म निकाली पहले आप लोगों ने, उसके बाद आप लोगों ने रैंक निकाल लिया, अगर तो वो रैंक मांगा हुआ उसने तो रैंक निकाल लिया। अगर वो कह रहा है लीनियरली इंडिपेंडेंट बताओ या डिपेंडेंट बताओ, तो आप लोगों ने इधर से बता दिया कि अगर तो एक रैंक कम आया या एक से ज्यादा रैंक कम आया तब लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब वो क्या, ये नंबर ऑफ वेक्टर्स से अगर कम आएगा, यानी कि अगर इसमें 4 वेक्टर्स हैं तो 4 से अगर एक कम हाँ आए या हाँ, जी 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 जी, 4 वेक्टर्स हैं, 4 से एक भी कम आ जाए हमारा, जिस तरह यहाँ पे देखो एक नॉन जीरो होगी तो ऑब्वियसली हमारा एक कम हो गया, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है सर। अच्छा, एक एग्जांपल ये ले लेते हैं, और ये वैसे अगला लेक्चर में मैंने कवर कराना था, लेकिन ये एक चलें ले लेते हैं एग्जांपल, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसमें देखो ये 3 लीनियर इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की होंगी, किस टाइप की, कि जिसमें हमारे पास a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1 लिखा हो। टाइप क्या होगी इसमें, a हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो कोफिशिएंट से मिलकर बना होगा, b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है। ये हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, और x एक मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर हमारे पास वेरिएबल्स होंगे x y z, ये तमाम वेरिएबल्स x y z होंगे, ठीक है। और b हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके अंदर ये d1 d2 d3 होंगे, ये तमाम कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं ये मैट्रिक्स x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इसके अंदर देखो ये a मैट्रिक्स हमारा, इसके अंदर कोफिशिएंट्स क्या हैं इसके, इस मैट्रिक्स के। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में देखो, फर्स्ट रो में देखो, यहाँ पे इस वेरिएबल के साथ हमारा कुछ नंबर नहीं गिवन, इसका मतलब है इसके साथ 1 है, तो कोफिशिएंट क्या हुआ फिर 1। इसके साथ देखो ये 2 है, यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 आ गया, तो ए मैट्रिक्स तो हमारा बन गया। उसके बाद एक्स जो हमारे पास होगा वो तो हमारे पास सिंपली जितने हमारे पास वेरिएबल्स होंगे उसका मैट्रिक्स बन जाएगा। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, इसलिए हमने ये 2 का लिख दिया, 3 होते 3 का लिख देते, ठीक है। और थर्ड हमारे पास क्या है, कांस्टेंट से मिलके बनता है, ये जो राइट साइड पे होंगे हमेशा हमारे पास 2 और 3, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है हमारे पास, एक ये फॉर्मूला है हमारे पास, ए एक्स इज इक्वल टू बी। अब ये ए एक्स कहाँ से आया, यानी कि
ये हमारे पास एक है ना लीनियर इक्वेशंस की टाइप, ये हमारे पास बनती ही इस फॉर्मूले के जरिए ए एक्स, यानी ए मैट्रिक्स जो हो वो जब एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये देखो ए वन एक्स नहीं बनेगा, ए वन मल्टीप्लाई बाय एक्स ए वन एक्स, बी वन मल्टीप्लाई बाय वाई बी वन वाई, सी वन मल्टीप्लाई बाय जी सी वन जी। तो ये इस टाइप का होता है मैट्रिक्स, ठीक है। अब ए एक्स इज इक्वल टू बी से अगर हमारे पास एक्स और सर वाई ये आपकी वेरिएबल्स, रिक्वेस्ट है जी जी सर, ये आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दीजिएगा सर, ये रैंक वाला दोबारा बता दें सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर। ये एक छोटी सी एग्जांपल है 2x2 की, मुझे फिनिश कर लेने दो, उसके बाद मैं रैंक का भी बता लेता हूँ क्योंकि टाइम आज हमारे पास है। अच्छा, चलो ठीक है सर। ये वेरिएबल्स देखो x और y हैं इसके अंदर अननोन, यही हमने निकालना है कि इनकी वैल्यूज असल में क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास किधर से निकलेंगे, इस फॉर्मूले के थ्रू, ए एक्स इक्वल टू बी से, और x हमारे पास क्योंकि अननोन्स है x और y, तो इसको हमने उसी साइड पे रहने दिया। अब a को हम अगर राइट साइड पे लेके जा रहे हैं तो उसका हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा उस मैट्रिक्स का, जैसे ये a मैट्रिक्स है, जब इसको हम राइट साइड पे लेके जाएंगे तो उसका हमें इन्वर्स लेना पड़ेगा। और इन्वर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हुआ, लेकिन एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। इन्वर्स किस तरह निकलता है, एडजॉइंट लेने से और डिवाइड करते हैं हम उसके डिटर्मिनेंट से। एडजॉइंट किस तरह होता है, 2x2 का तो सिंपल होता है, जो हमारे पास डायगोनल होता है उसके हमने वैल्यूज इंटरचेंज करनी होती है, 3 1 की जगह आ जाएगा, 1 3 की जगह चला जाएगा, ये जिस तरह यहाँ पे। और बाकी जो हमारे पास होती हैं उनके नेगेटिव साइन हमने करने होते हैं, यहाँ -2 और -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2, ठीक है। ये जॉइंट आ गया हमारा। उसके बाद डिटर्मिनेंट लेना होता है हमने, डिटर्मिनेंट जब लेंगे इसका तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स है, 1 2 2 और 3, इसका डिटर्मिनेंट लो, 3 1 3 और -4, 3 -4 हमारे पास आ गया -1, तो हमने डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख दिया, -1। अब ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो अब डिवाइड करोगे तो ये देखो -1 अब हर आइडेंटिटी के साथ डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय -1 -3, -2 डिवाइडेड बाय -1 2, -2 डिवाइडेड बाय -1 2, 1 डिवाइडेड बाय -1 -1, ठीक है। तो ये एक हमारे पास इन्वर्स आ गया मैट्रिक्स का, ठीक है। उसके बाद अब देखो इस फॉर्मूले के अंदर अगर हम दोबारा पुट करें x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स की हमारे पास ये है मैट्रिक्स है, बी हमारा क्वेश्चन के जरिए ये बी हमारा मैट्रिक्स आ गया 2 3। अब इन दोनों का सिंपली हमने प्रोडक्ट ले लेना बस। प्रोडक्ट कैसे लेते हैं इन दोनों का, -3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन दोनों को ऐड कर दो आपस में। इसी तरह नीचे वाली रो में जब देखोगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और -1 मल्टीप्लाई बाय 3, और इन दोनों को फिर ऐड कर दो, तो क्या आंसर आया, -6 + 6 और 4 -3, तो क्या बना हमारे पास 0 और -1। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आया, और इसमें हमारे पास क्या होंगी, वेरिएबल्स होंगे x और y, क्योंकि ये मैट्रिक्स हमारा क्या था x, और ये इसमें क्या कौन से वेरिएबल्स थे x और y। तो हमारे पास दो आंसर्स आए हैं, इसमें x हमारे पास क्या हुआ 0 और y हमारे पास क्या हुआ -1, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, दिस वाज ओनली पॉसिबल व्हेन द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हैड सम आंसर। ये हमने तब ही इस तरीके की तरफ आना है जब हमने अगर डिटर्मिनेंट्स निकालें, जो हमारे पास इस लीनियर इक्वेशन से हम जब मैट्रिक्स बना लेंगे कोई भी ए, तो उसका जब डिटर्मिनेंट लें अगर तो वो नॉन जीरो आए, तो तब ही हम ये आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये जीरो आ जाएगा और इधर जीरो हम लिख दें नीचे डिवीजन में, तो वो तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, तो जीरो कर देगा उसको, ठीक है। तो तब तो फायदा ही कोई नहीं हमारे पास, ओ सॉरी इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, 1/0 हमारे पास हो तो, या 3/0 हो तो वो तो इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा, तब तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये तब ही रूल एप्लीकेबल है जब हमारे पास डिटर्मिनेंट जो हो वो नॉन जीरो आए, ठीक है। फर्दर इसके एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके अलावा रैंक में मुझे बताएं जी, क्या क्या पूछना चाह रहे हैं रैंक में। रैंक में मैंने वैसे दो चीजें बताई हैं, अगर तो डिटर्मिनेंट के थ्रू थ्रू निकालना चाह रहे हैं हम तो डिटर्मिनेंट लिया, अगर तो वो डिटर्मिनेंट हमारा जीरो आ रहा है तो तब लीनियरली डिपेंडेंट, और अगर नॉन जीरो आ रहा है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। और रो एचेलॉन फॉर्म में देखना है
तो रैंक किस तरह देखना है, एक अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसके अंदर लास्ट रो तो हमने एचेलॉन फॉर्म में 0 करनी है, तो अगर तो वो 0 आ रही है तो इसका क्या मतलब है, बाकी जितनी भी रोज हमारे पास बच रही होंगी जो कि नॉन जीरो होंगी, इसमें कितनी है 2, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका रैंक कितना हुआ 2। ये हमारे पास कहाँ से आता है, एचेलॉन फॉर्म से, और ये हमारे पास आता है डिटर्मिनेंट फॉर्म से। ठीक है, दो ही बातें हैं इसमें। और अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंस चेक करनी हो तो वो एक कम, अगर हमारे पास रैंक से जो वेक्टर्स हो हमारे पास गिवन, जिस तरह यहाँ पे 4 वेक्टर्स गिवन है, उससे एक कम भी आ जाए हमारे पास, ठीक है, तो तब हमने कहना है कि जी एक कम आ जाए या उससे यानी 2 से भी ज्यादा हो जाए, तो तब हमने कहना है लीनियरली डिपेंडेंट, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। हाँ जी, आप पूछें। ये स्टार्टिंग वाला बता दें जो फर्स्ट पेज पे हमने बताया, ये वाला फर्स्ट पेज पे तो ये था कि रैंक ऑफ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। रैंक होता क्या है, रैंक होता क्या है? अभी तो पूरा बताया मैंने, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज अगर आप देख रहे हो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एचेलॉन फॉर्म के जरिए, तो तब तो आप इजीली बता सकते हो रैंक। और अगर डिटर्मिनेंट के थ्रू निकाल रहे हो तब हमने ये देख लेना कि जी कितनी है उसके अंदर, डिटर्मिनेंट कितना आया उसका, तो तब हमने इजीली बता सकते हैं। यहाँ पे देखो नॉन जीरो रोज कितनी है, 2 है। असल में एचेलॉन फॉर्म निकालते ही इस वे में जरिए, क्योंकि हमारे पास ये ज्यादातर जो होता है वो 3 क्रॉस 3 से बड़ा ही मैट्रिक्स का वो पूछता है रैंक, लेकिन शायद आप लोगों के लेवल पे वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का भी पूछ ले, इसलिए मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट के थ्रू भी बता दिया। ये तरीका डिटर्मिनेंट के थ्रू जरा दोबारा बता दें। डिटर्मिनेंट के थ्रू डिटर्मिनेंट निकालना बताऊं, डिटर्मिनेंट के थ्रू रैंक निकालना बता दें। अच्छा ये देखो, ये बात मैंने बताई थी, अगर डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो, जिस तरह यहाँ पे इस केस में है, तो रैंक, और ये 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा हूँ अभी, पहले 1 क्रॉस 1 की बात कर लेता हूँ। 1 क्रॉस 1 में मैट्रिक्स में हमारा रैंक 1 ही होगा, ठीक है। 2 क्रॉस 2 में जब हमने जाना है तो तब हमने देखना है कि अगर तो डिटर्मिनेंट हम लें और उसका आंसर 0 आ जाए, ठीक है, तब तो रैंक क्या होगा, एक कम होगा हमारे मैट्रिक्स से। 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है तो एक कम क्या होगा 1, तो रैंक क्या होगा 1। और अगर बाकी तमाम जो है हमारे पास हो, यानी कि नॉन जीरो हमारे पास आए आंसर, तो तब हमारे पास आंसर क्या होगा, रैंक क्या होगा 2। और अगर सर 3 क्रॉस 3, अगर इसके 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स जो हैं ये जीरो हो, सारे जीरो हो, तो फिर क्या होगा? तमाम जीरो, ऐसे तो एग्जांपल आएगी नहीं आप लोगों को तमाम जीरो की, क्योंकि वो तो जीरो ही है, आपका डिटर्मिनेंट 0 ही आएगा। और अगर डायगोनल वाले 1 1 हो? डायगोनल वाले 1 1 हो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो आप डिटर्मिनेंट निकाल के जो भी आंसर आएगा उसको देखना है आपने। डिटर्मिनेंट, यार बस डिटर्मिनेंट निकालना, डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो वो क्या नाम है, खत्म हो जाएगा उसका। बस डिटर्मिनेंट 0 आया तो बस, हाँ डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो बाकी रैंक वैल्यू 1 जो है। मर्जी ठीक हो है सर। उसकी। वैल्यूज आपकी जो सी मर्जी हो सकती हैं, ये तो मैंने कोई केस लिया ना, वैल्यूज जो सी मर्जी हो, डिटर्मिनेंट लो, अगर रैंक, अगर जो डिटर्मिनेंट 0 आता है तो रैंक 1, अगर इसके अलावा कोई केस है यानी कि कोई और वैल्यू आती है आपके पास 0 के अलावा, तो रैंक 2। और ये टू ठीक क्रॉस है टू सर। की बात की है। इसी तरह ही अगर 3 क्रॉस 3 में चले जाएंगे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो रैंक 3 हो जाएगा, और अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा तब 2 केस बनेंगे कि या तो वो 1 होगा या 2 होगा, फिर वो 1 और 2 में से देखना पड़ेगा हमें। तो उसमें हमने माइनस के केस में जाना है कि अगर तो तमाम माइनर्स हम दोबारा निकालें, माइनर्स अगर तमाम 0 आए तो रैंक 1 है, और अगर कोई एक भी उनमें से नॉन जीरो आ जाए तो रैंक 2 है। ठीक है, माइनर्स का आप लोग मुझे बता देना नेक्स्ट लेक्चर में, तो अगर आप लोगों को दोबारा चाहिए होगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ये दो ही बातें, डिटर्मिनेंट के थ्रू और रो एचेलॉन के थ्रू। अब आप कोई पूछना चाह रहा हो इसके अलावा? सर ये तो सारा 9th क्लास का मैथ है, बहुत इजी है। हाँ जी, ये चीजें सारी आप लोगों की वही, ग्रामर होगा, एचेलॉन फॉर्म, ये सारी 9th क्लास की हैं। जी जी जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब थोड़ा थोड़ा ये देखो ना, अब आगे कंसिस्टेंसी आएगी जो आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई। अगले लेक्चर में आप लोगों को कंसिस्टेंसी पढ़ाऊंगा
ये आप लोगों ने पहले नहीं पढ़ी हुई। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो होंगी ना, वो होंगी वही चीज़ें यूज जो 9th 10th आप लोगों ने फर्स्ट सेकेंड में पढ़ ली हुई हैं, बस थोड़ी एडवांस हो जाएंगी। अटेंडेंस में आप लोग ले लेता हूँ। अच्छा, हाँ जी, इसके अलावा कुछ पूछना हो? क्वेश्चंस आप लोगों को मैंने दिए थे लास्ट लेक्चर में, वो किए हैं आप लोगों ने? यस सर किए। अच्छा, चलो मैं कल जो बाकी लेक्चर होगा उसके बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो होगा वो उसके क्वेश्चन आप लोगों को बता दूंगा फर्दर। एनीथिंग एल्स? और नो सर, छुट्टी। हाँ, उसके अलावा जो असाइनमेंट होगी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब आप लोगों के कम से कम भी 8 लेक्चर्स हो जाएंगे, उसमें मैं आप लोगों को असाइनमेंट के क्वेश्चन तमाम लेक्चर्स से मिला के वो एक असाइनमेंट होगी वो आप लोगों को दूंगा करने के लिए। इंशाल्लाह 8 लेक्चर होने नहीं ऑनलाइन सर जी। क्यों? ये आगे ईद आ गई नेक्स्ट वीक, ये कल लेक्चर होगा, उसके बाद फिर ईद की छुट्टियां आ जाएंगी। चले जब भी होंगे। एक वीक तो देंगे ना छुट्टियां ईद की, हम्म, चले ठीक है इस वजह से। चले।